अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास करने का मिशन हुकूमत ने आज पूरा कर लिया है, मगर इस मिशन के असल हीरो अपोजिशन के वो सेनेटर्स हैं जिनके वोट के बगैर ना तो ये तरमीम मंजूर हो सकती थी और ना ही हुकूमत 64 का हिस्सा अबूर करने में कामयाब होती। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो और जेयूआई फे के सेनेटर अहमद खान ने अपनी अपनी पार्टी लाइन के बरक्स 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को मुमकिन बनाया है, जबकि वोट डालने के बाद सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, जबकि जेयूआई फे की जानिब से कहा गया है कि वो अपने सेनेटर के खिलाफ एक्शन लेंगे। और साथ ही पीटीआई की आदत से जो सैफुल्लाह अब्दो हैं उन्होंने ये गिला भी किया है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया था और उनके खानदान के 10 अफराद को उठा लिया गया था, मगर पीटीआई से किसी ने उन्हें नहीं पूछा। दूसरी जानिब 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट मंजूरी के बाद अब हुकूमत ये तरमीम बासानी अगले 24 से 48 घंटों में कौमी असम्बली से मंजूर करवाने जा रही है, जहां इसको पहले ही 2/3 अक्सरियत हासिल है। आईनी अदालत के क़याम, हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर और पाक फौज कमान में चीफ ऑफ द डिफेंस और कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के 2 नए आईनी ओहदे मुतारिक करवाने समेत 59 के करीब शिकों में 27वीं आईनी तरमीम के तहत तब्दीलियां की गई हैं, जबकि सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना देने की शिक भी इस तरमीम में शामिल की गई है, जिस पर खासी बहस हो रही है। हुकूमत का सेनेट में नंबर कैसा और पीटीआई को अपने ही एक सेनेटर की बेवफाई का झटका क्यों सहना पड़ा, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के रुकने कौमी असम्बली और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं पीटीआई के मुंतखब होने वाले नए सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद। शेख साहब, आज हुकूमत को 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर करवाने के लिए पीटीआई और जेयूआई फे को एक सेनेटर्स को तोड़कर उनकी पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ वोट डलवाना पड़ा है। अब पहले तो इसको फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाता था, हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता था और इसको बुरा भी समझा जाता था, तो क्या अब हुकूमत इसको अपना सियासी हक समझ रही है या अब भी ये फेल जो है ये इतना कोई पसंदीदा फेल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हूँ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का। जी। अच्छा, बात आपने जो शुरू की, देखिए इसमें तो हर सेनेटर की अपनी मर्जी होती, जो भी कोई एमएनए या सेनेटर होता है उसके पास उसने खुला वोट दिया है ना, कुछ छुपा के तो वोट दिया नहीं, वो तो खड़े होके अपना इजहार किया सबके सामने। तो ये जो है ना, और अगर कोई सही समझता है, देखिए वो अपनी पार्टी से हटके तो उसको तो राय होती है उसकी, वो अपनी राय दे सकता है। उन्होंने तो फौरी तौर पे सेनेटर अब्दो साहब ने तो इस्तीफा भी पेश कर दिया और शिकायत भी की अपनी पार्टी से। तो ये तो देखिए ना 2/3 मेजॉरिटी है कि इसमें लाजमी नहीं है कि पार्टी की लाइन को आपने टो करना है, ये तो आपका आईन है। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है, अगर कोई सेनेटर अपनी ज़मीर की आवाज़ के पे ये समझता है कि उसको इधर वोट देना है तो उसने वोट दे दिया। और ये को बड़ी अच्छी अमेंडमेंट हो रही है, तरमीम जो हो रही है 27वीं, तो ये कौन सी इसमें ऐसी चीज़ है जो कि ना मानने वाली थी, क्योंकि इसमें देखिए ना, जो कोई हमारी अफवाज ने फतह हासिल की इंडिया के ऊपर ये 4 दिन की जंग में, मैंने तो उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि हमारे फील्ड मार्शल साहब को कमांडर इन चीफ का ओहदा देना चाहिए। मैंने उस वक्त कहा था, आज से कोई 3 महीने पहले की बात है। तो आज उनको यकीनी तौर पर इस तरमीम पर तो किसी सियासी जमात की तरफ से कोई एतराज आया ही नहीं है शेख साहब, लेकिन आपने अभी ज़मीर की आवाज का जिक्र किया है। सेरेमोनियल ओहदा है पहले भी, तो अगर वो शेख साहब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, तो उनकी जगह पे एक ओहदा बनाया गया है जो कि डिफेंस चीफ, डिफेंस फोर्सेज के चीफ का है। और मैं समझता हूँ कि ये इफेक्टिव काम है कि अगर इस तरह किया जाएगा तो तमाम अफवाज में बेहतर तरीके से हमांगी होगी और उनकी आई थिंक शेख साहब आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। मैं बढ़ना चाहूंगी सेनेटर साहब की तरफ। सेनेटर साहब, पीटीआई का क्या रद्द अमल है? अभी ज़मीर की आवाज़ की बात भी की जा रही है और अब अब्दो साहब ने जो है वो बड़े गिले शिकवे किए हैं, उनके साथ जो है पार्टी ने अच्छा सलूक नहीं किया है
और किसी पार्टी के रुकन ने पीटीआई की जानिब से जो है वो उनके लिए आवाज नहीं उठाई जब वो मुश्किल में थे, ये भी उन्होंने कहा। तो आज क्या पीटीआई से बदला लिया उन्होंने? लगता तो ऐसे ही है कि उन्होंने कोई अपनी जाति वो किया, लेकिन बहरहाल उन्होंने इसको समझा। इस वक्त तो हमें पूरी इसकी तफसील हमारे पास नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम जब हो रही थी तो उनका ये जो गिला आपने अभी बताया कि उनके फैमिली के लोगों को उठाया गया था, उनकी बेगम को अगवा कर लिया गया था, तो हो सकता है कुछ इसी तरह के प्रेशर्स अभी भी उनके ऊपर हो। बात यह है कि ये असेंबली और अभी मेरे भाई जो यहाँ पर बात कर रहे थे कि इसमें क्या ऐसी बुरी बात है, मैं चाहूंगा कि आप जरूर उनसे पूछें कि इसमें इसकी जरूरत क्यों थी और इसमें वो कौन सी ऐसी अच्छी बात है जिससे पाकिस्तान के किसी आम इंसान की जिंदगी पे कोई फर्क पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली या इस्तेहकाम पे कोई मुस्बत असर पड़ेगा। ये तरमीम करने की जरूरत क्यों पेश आई इनको? और दूसरी बात यह है कि एक ऐसी पार्लियामेंट से जहां पर पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि 17 सीटों वाली एक गवर्नमेंट जो है तो वो अपने साथ जिस तरीके से उन्होंने मैंडेट चोरी करके ये जाली पार्लियामान बनाई है और उस पार्लियामान के अंदर बैठ के इनके पास आइन को इस तरह से मस्त करने का कोई इख्तियार नहीं है। ये आइन बेशक कागजों में इन्होंने कर ली होगी, लेकिन ये तरमीम किसी सूरत भी ना पहले काबिल कबूल थी 26वीं तरमीम, ना अब ये 27वीं तरमीम जो है तो वो काबिल कबूल है। ये बिल्कुल सेनेटर साहब, आप अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात हैं और हम ये देख रहे हैं कि ना तो आप लोग किसी कमेटी में बैठे हैं, तो आपके ऊपर जो एक तनकीद की जा रही है हुकूमत की जानिब से भी और बाकी लोगों की जानिब से भी कि आप कमेटियों में बैठते, आप कानून साजी का हिस्सा बनते, आप ऐवान में जाते, वहां अपनी तजावीज़ देते, तो आप लोगों ने ये नहीं किया और अब जब ये तरमीम जो है वो मंजूर होने जा रही है तो आपका जब वॉकआउट कमेटियों से जो है वो असल में तो सहूलतकारी है, आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है। ठीक है, चलें ये इल्जाम अगर लगा रहे हैं तो अभी तो 27वीं तरमीम में ऐसा हुआ, तो 26वीं तरमीम में ऐसा क्या हुआ था? तब तो कमेटीज का हिस्सा थे, तब कितने एतराजात को इन्होंने सुना, कितने एतराजात को ये कोई भी आपके पास जो भी हुकूमती बेंचेस में से कोई भी आपके पास मेहमान आते हैं, आप उनसे जरा पूछें कि उन्होंने इस मसवदे को पढ़ा भी है। सेनेट में जो आज उन्होंने अपना इसको पास किया है में से किसी से पूछ लें, या कल जो कौमी असेंबली में इस पे वोटिंग करने जा रहे हैं, इन्होंने इसको पढ़ना भी गवारा किया है, इनको पता भी है, इनको तो मुसवदा मिला ही आज है। मतलब आप एक आइन जी। खुर्रम साहब, मैं ये बात शेख साहब से पूछती हूँ। शेख साहब, खुर्रम साहब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए लोगों ने मुसवदा पढ़ा है, चाहे सेनेट हो, अब कौमी असम्बली में भी कल ये जो है वो ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ले कर दिया जाएगा। तो दूसरी साथ में ये भी बताइएगा कि आईनी तरमीम में सदर मुमलिकत को जो एक ताहयात अदालती इस्तिस्ना देने की बात की गई है, वजीर आजम ने तो ये इस्तिस्ना लेने से इनकार किया है, तो सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना देने की और बाकी लोगों को इस्तिस्ना देने की ऐसी क्या मजबूरी थी? जी, सबसे पहले तो ये कि ये जो मसौदा है, मैं कैबिनेट का हिस्सा हूँ और हमारी कैबिनेट की मीटिंग जुमे को, फ्राइडे को, आज से 3 दिन पहले हुई और पूरे का पूरा मसौदा सबको दिया गया और हर एक ने पढ़ा उसको, सब मिनिस्टर्स ने। तो ये बात कि ये पहले किसी ने पढ़ा है, तो मैंने खुद इसको बिल्कुल तफसील से पढ़ा है, बड़ी माइन्यूटली पढ़ा है और वहाँ काबीना में इसकी पूरी तफसील बताई भी गई है, उस पर थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हुई है और कोई 1 घंटा हमने या 45 मिनट हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे इस पे जो प्रास एंड कान डिस्कस किए। ठीक है। दूसरा आपने कहा कि सदर साहब को जो इस्तिस्ना है, तो ये सदर तो जो देखिए ना एक ऐसा ओहदा है जो कि यानी वो कोई उसने हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, हेड ऑफ स्टेट होता है और उसके ड्यूरिंग टेन्योर उसके ऊपर फौजदारी जो मुकदमात हैं वो नहीं हो सकते। और ये कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे मुल्कों में नहीं है, कई ऐसे मुल्कों में जिसको हेड ऑफ स्टेट है। इवन मैं समझता हूँ कि यूके में बादशाह होते हैं या जो उनके हेड ऑफ स्टेट होते हैं, क्या उनके खिलाफ कभी आपने देखा? यूके ही है ना वेस्टमिनिस्टर मेन जो जब डेमोक्रेसी जहाँ से आई है, तो वहाँ कभी आपने देखा कि बादशाह के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा किया गया हो या उनके खिलाफ कोई एक्शन किया गया हो? तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो हाँ, वजीर आजम क्योंकि हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है
और मेन तो चीजें जो भी जाती है वो वजीर अच्छा आजम शेख के साहब थ्रू ये बताइएगा जाती कि है, जो वजीर आजम के इस्तिस्ना वाला मामला है वो तो नुशे रहमान साहिबा ने कमेटी में उठाया था, तो जो सदर मुमलिकत के इस्तिस्ना वाला मामला है, क्या ये पीपल्स पार्टी की जानिब से आई थी या फिर ये है कि यह हुकूमती तरमीम थी जिसको पास किया गया? ये कंसेंसस से हुकूमती तरमीम थी जिसको पास किया गया, सबकी रजामंदी से और इत्तफाक राय से थी ये, और इस पर किसी को इतराज नहीं था। कैबिनेट में भी पूरा डिस्कशन हुई किसी, और कैबिनेट में तो आलम पीपल पार्टी का तो कोई रुकन नहीं है उनका, लेकिन सब कैबिनेट ने फुली इसको इंडोर्स किया। और जो वजीर आजम की बिल्कुल राइटली बड़ा अच्छा किया वजीर आजम साहब ने, खुद सेनेटर नौशा रहमान ने जो पेश किया उसको वजीर आजम साहब ने राइटली कहा कि ड्यूरिंग द टेन्योर, और जो कुछ हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो तो एहतसाब उसका किया जा सकता है, अगर कोई उसके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ है तो ये नहीं कि उसको बिल्कुल एग्जेम्प्ट होना चाहिए। तो ये अकॉर्डिंगली कई मुल्कों में ये चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि तरमीम बड़ी अच्छी तरमीम है ओवरऑल। ठीक है जी, मैं खुर्रम साहब से भी पूछती हूँ, जो बात आपने कही है इस पर कमेंट में जरा ले लूँ शेख साहब। खुर्रम साहब, आज पार्लियामान में हम वहाँ पर सारा दिन मौजूद थे, पीटीआई खिलाफ आइन और रियासत का काम करने वाली जमात है, इस तरह के ताने जो है ये दिए गए हैं आज ऐवान के अंदर, सेनेट के अंदर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पर आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले तो मेरे भाई ने, शेख साहब ने एक बात पहले ही कह दी है कि बादशाहतों में ऐसा होता है। पाकिस्तान पहले तो ये डिसाइड कर ले कि पाकिस्तान एक जमहूरी, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान, जमहूरिया पाकिस्तान है या ये कोई बादशाहत है, कोई सल्तनत है जहाँ पे आप लोगों को इस्तिस्ना देंगे। हमने पाकिस्तान जो बनाया था वो तो पाकिस्तान, यूके जो है जमहूरी मुल्क नहीं है, यूके जी जी, यूके में बादशाहत तो है ना जी, पाकिस्तान में बादशाह सारी जमहूरियतें। जी जी, आप मुझे बात करने दें जनाब, आप मुझे बात करने दें। ये जो हेड ऑफ स्टेट होता है ना, हेड ऑफ स्टेट, उसको बादशाह कह ले, सदर कह ले, लेकिन ये बात है कि बादशाह कहें, हम तो उसे बादशाह नहीं कहते हैं। जमहूरियत की आला मिसाल तो यूके में होती है ना, यूके के ऊपर जरा खुर्रम साहब को अपना कमेंट कर लेने दें। जी जी, मुझे बात करने दें एहतराम के साथ। जी जी बिल्कुल, बात यह है कि आप हमारे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो तो हम बड़े क्लियरली, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो प्रियम्बल है उसमें बड़े क्लियरली हम अपनी सारी जो लेजिस्लेशन है उसका मंबा जो है तो वो हमारा कुरान और हदीस से जो है तो वो है। क्या हमारे इस्लामी तारीख में कोई बादशाह, कोई खलीफा, कोई लीडर ऐसा गुजरा है जिसने अपने लिए इस्तिस्ना मांगा हो? क्यों जरूरत पड़ी है आपको इस्तिस्ना की? क्या आपने ऐसे जराइम किए हैं जिसपे आपको इस्तिस्ना की जरूरत पड़ी है? वाई? ये मसावात के, इंसानों की बराबरी, बुनियादी उनके हुकूक के, मसावी हुकूक के खिलाफ नहीं है क्या ये बात? क्या ये इस्लामी तालीमात के साथ मुताबिकत रखती है? क्यों चाहिए आपको इस्तिस्ना? किस बात का आपको खौफ है? अगर तो आपने जो बात कही कि इमरान खान और पीटीआई ये रियासत के खिलाफ, पहले तो इन लोगों को यही नहीं पता कि रियासत चीज क्या है। रियासत को डिफाइन तो करें। रियासत क्या किसी एक शख्स का नाम है? रियासत एक शख्स का नाम नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान, इस रियासत बनती है अवाम के लिए। अवाम का कोई स्टेक नहीं है और एक फर्द वाहिद वो बंदूक के जोर पे पूरी कौम को, पूरी अवाम को उसने आगे लगाया। और कभी उसको अपने लिए बड़ा कोई ओहदा चाहिए, कभी उसको ताहयात इस्तिस्ना चाहिए। क्यों चाहिए भाई? आपने कौन से ऐसे आप भी यही सवाल उठा रहे हैं कि इस इस्तिस्ना की जरूरत क्यों पेश आई है? शेख साहब, अब आईनी जो है वो अदालत बन गई है और उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी। ठीक है, मिसाक जमहूरियत की बात की जा रही है, उसकी एक डिमांड थी, उसकी एक रिक्वायरमेंट थी, लेकिन ये है कि अब जो जजेस ट्रांसफ़र से इनकार करेंगे या वो नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट भी होगी, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो इल्ज़ाम ये लग रहा है कि अदालत को कंट्रोल करना चाहती है, अदलिया को कंट्रोल करना चाहती है, अपने मनपसंद जजेस लगाना चाहती है हुकूमत। क्या कहेंगे? जी देखिए, आईनी अदालत पे इतराज़ क्या है? क्या ज़्यादातर जो केसेस है, आप अपना देख लीजिए, ज़्यादा अरसा जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस रहते हैं वो तो आईनी केसेस है। तो आम आदमी के जो केसेस है वो तो इल्तवा में पड़े रहते हैं।
तो अगर आईनी अदालत सेपरेट हो जाए और आइन का फैसला करे कि आइन की क्या जो की मुताबिकत रखता है और क्या उसकी मुखालफत है, वो एक अलग अदालत। और ये कोई हमारे यहाँ सिर्फ वाहिद मुल्क, कई मुल्कों में ये ऑलरेडी है आईनी अदालत। और मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला है कि इससे हमारे केसेस जो है आम आदमी को वो मौका मिलेगा कि वो उसके जो मसाइल हैं और उसके मुकदमात जल्द हल हो सके। तो इसमें तो कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। बाकी देखिए ना, अपोजिशन के तो अपने मेंबर भी उनके साथ इंटैक्ट नहीं है, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि क्या है सूरत हाल। तो यही है ना कि 2/3 दोनों ऐवानों की, यानी 2/3 सेनेट की और 2/3 कौमी असम्बली की होगी, अप्रूवल होगी तो ये अमेंडमेंट पास होगी। तो अब ठीक है, उनका वो राय तो हर एक की अपनी अपनी होती है, लेकिन अब वो एक्सेप्ट करें जमहूरियत के मुताबिक। अगर 2/3 मेजॉरिटी ने इसको पास किया है, बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। अब तो काफी बहस हो चुकी है और बातचीत जी जी कैसे साहब, अब हम इस तरफ भी आएंगे यकीनी तौर पर जो आप बात कर रहे हैं कि आखिर अपोजिशन को जो है वो एतराज क्या है इस तरमीम के ऊपर, क्योंकि आप तो जो बता रहे हैं उसके मुताबिक तो सब अच्छा की रिपोर्ट है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PTI रहनुमा सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब। सेनेटर साहब, अब ब्रेक से पहले विफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद थे बराए सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख साहब, और वो ये फरमा रहे थे कि आखिर PTI को मसला क्या है इस तरमीम से। उनको ये सवाल उनकी तरफ से उठाया गया था, तो क्या मसला है? वो तो कह रहे हैं कि सब ठीक है। देखें, वैसे तो इस तरमीम की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो उनको जाना था, शायद वो चले गए हैं। तो वो अभी तक जाने से पहले वो यही नहीं बता सके कि इस तरमीम में जिसकी वो इतनी तारीफें कर रहे थे उसकी कोई एक मुस्बत बात वो बता नहीं सके। और बता नहीं सके ये बात कि क्या वजह थी इस तरमीम को लाने की, किसके कहने पे लाई गई, क्या ही अपनी मर्जी से लेकर आए हैं। और वाकई मतलब आपने अगर मुल्क में इतनी बड़ी अपने आइन का बिल्कुल ढांचा बदलना हो तो आप उसको 1 घंटा बहस करके आपस में उसको कर लेंगे। और मैं ये भी यकीन से आपको कहता हूं कि 1 घंटा बहस भी इन्होंने नहीं की होगी। तो क्या इस पे जी दूसरी बात मैं आपसे इस पे ये कहूंगा कि आपने ये पूछा कि इस पे हमें क्या एतराज है। आप सोचें, पाकिस्तान को हमारे दरमियान यहाँ पे बैठे हुए एक वफाकी वजीर वो बादशाहत के रास्ते पर डालने की बात कर रहे हैं। आप वो और मुल्कों की मिसालें देते हैं, और मुल्कों से अच्छी चीजें कोई नहीं सीख सकते हम। वहां का सारा गंद हमने लाकर यहाँ पर अपने मुल्क में जमा करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये जो तरमीम की इसमें इसकी बात की है, एक तो हो गया इसकी 243 पे तो कोई एतराज नहीं है ना आपका? जुडिशरी पे, हाँ जुडिशरी पे मैं बात कर रहा हूं। 243 पे तो कोई एतराज नहीं है ना आपका? किस पे? 243 शिक के ऊपर तो कोई एतराज नहीं है ना? बिल्कुल एतराज है, बिल्कुल एतराज है। हम तो चाहते हैं कि इसकी कमांड में भी डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए, एक कमेटी होनी चाहिए जो मिल के इस चीज को, मतलब उसको इस्तिस्ना भी दे दिया आपने। अच्छा सेनेटर साहब, ये जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान ने अब जो है वो एक एहतजाज की कॉल दे दी है और तरमीम के ख़िलाफ़ कहा है हम सड़कों पे निकलेंगे, हम जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। तो अब आपको क्या लगता है कि इससे सड़कों पे जाने से इसका क्या हल निकल सकता है, और सड़कों पे जाएंगे तो क्या कामयाबी होगी? बिल्कुल कामयाबी होगी। हमें एक पल के लिए, एक लम्हे के लिए भी हमें कभी ये नहीं लगा कि हमें इस पे नाकामी होगी। ठीक है, आपने धौंस दान ली, धमकी, लालच, इससे आपने कागजों पर तो एक तरमीम कर ली, लेकिन ये तरमीम आपको हजम तो नहीं होने देंगे हम, और हम रोड्स पे निकलेंगे। और ये तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को खान साहब ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई तजुर्बाकार, पूरी उनकी सियासत मज़ामत की सियासत में गुजरी है। और उनके साथ जब PTI की यंग जो डायनामिक अभी KPK में आपको लीडरशिप नजर आ रही है, ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा, और आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह रोड्स पे भरपूर किस्म की एक तहरीक मिलेगी। अच्छा, NFC अवार्ड के ऊपर जो है वो वापस हो गई उसकी तरमीम, और नहीं हो सका, ये जो 2 वजारतों का मामला था तालीम और आबादी वो नहीं हो सका, और ये तरमीम जो है ये वापस ले ली गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ा एतराज़ इसके ऊपर उठाया गया था। तो क्या PTI इस पर खुश है? दूसरी तरफ जो ANP की
सूबे का नाम तब्दील करने के हवाले से एक तरमीम भी, वो भी नहीं हुई। MQM के हवाले से एक तरमीम थी, वो भी नहीं हुई। किसी चीज पर भी हम खुश नहीं है। पीपल्स पार्टी ने एक अपना इसमें उन्होंने वो करना नहीं था, उन्होंने सिर्फ इसलिए डाला था कि उनको पॉइंट स्कोरिंग का एक मौका मिले, जो उन्होंने स्कोर करने की कोशिश की है। लेकिन कौम देखती है, हर चीज को समझती है, अंधी नहीं है कौम, तो ये चीज इन्होंने करनी कभी भी नहीं थी। और जहां तक सूबे के नाम चेंज करने की बात है, तो कोई इसकी मैं तो जरूरत महसूस नहीं करता हूं, और ये गैर जरूरी चीज है। तो पीपल्स पार्टी इस जुर्म में, जिसको वो आज भी, मैं कहीं पे चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मैं बयान सुन रहा था कि ये भुट्टो की अमानत है, तो भुट्टो की अमानत के साथ जो आपने किया है, आपने उसको आज बाकायदा तौर पे दफन कर दिया है। तो मेरे ख्याल में तो रियासत अपने लोगों के साथ, अपनी अवाम के साथ, वो जो एक इमरानी मुआहिदा था, वो मेरे ख्याल में तो तोड़ चुकी है, और अब शायद हमें एक नए इमरानी मुआहिदे की भी जरूरत पड़ेगी। आप इमरानी मुआहिदे की बात कर रहे हैं सेनेटर साहब, आपने अभी कहा कि हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, आप देखेंगी कि हम निकलेंगे, लेकिन खान साहब की तरफ से भी यही एक एतराज़ जो है वो रहा है, और वो काफ़ी उनकी इज़हार बरहमी भी सामने आया कि PTI जो है वो मुतहर्रक नहीं कर सकी लोगों को, सड़कों पर माजी में जितने भी कॉल्स दी गई उसमें नहीं निकाल सके। क्या उसकी वजह अंदरूनी इख्तिलाफात हैं या कोई और वजह है? तो आप कैसे यकीनी बनाएंगे? बिल्कुल, ये बात कभी भी खान साहब ने इस पे हमेशा पार्टी को मुबारकबाद दी है। ये कभी भी नहीं हुआ कि खान साहब की कॉल हो, पार्टी की कॉल हो और लोग ना निकले हो। आपने देखा 4 अक्टूबर को लोग निकले, 26 नवंबर को, 24 नवंबर को लोग निकले, उसके बाद जो KPK में जलसे होते रहे, लोग निकले। और इन हालात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जिस तरह से जमीन तंग की गई है, उसके बावजूद जिस तरह तहरीक इंसाफ ने अपने पावर दिखाई है स्ट्रीट्स पर, ये पाकिस्तान की किसी पार्टी को मैं चैलेंज करता हूं यहाँ पे बैठ के, पूरे मुल्क के सामने, कोई पॉलिटिकल पार्टी इतने लोग निकाल कर दिखा दे। तो PTI कभी भी लोगों को सड़कों पे निकालने में नाकाम नहीं हुई। खान साहब ने हमेशा शाबाश दी है, और इंशाल्लाह हम दोबारा भी निकलेंगे, और बहुत जल्द निकलेंगे। बहुत शुक्रिया। सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनके दावा किया जा रहा था कि इस बार PTI कामयाबी के साथ जो तहरीक जिसका आज ऐलान किया गया है PTI की जानिब से और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट की जानिब से, तो उसको कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। और अब प्रोग्राम में जिक्र होगा पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान क़यादत के दरमियान तुर्किया में होने वाले मुज़ाकरात के तीसरे राउंड की नाकामी का, और मौजूदा पाक अफ़गान कशीदगी के बढ़ने के खदशात का। 7 नवंबर को इस्तांबुल में ख़त्म होने वाले इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान रजीम के दरमियान दहशतगर्दी रोकने के लिए एक मुश्तरका मैकेनिज़्म पर इत्तेफाक होना था, और पाकिस्तानी क़यादत का 1 पॉइंट एजेंडे पर यही इसरार था कि तालिबान रजीम अपनी सरजमीन पर मौजूद कलअदम TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। दूसरी जानिब अफ़गान तालिबान रजीम 3 पॉइंट्स पर मुज़ाकरात करने पर इसरार करती रही, जिनमें अफ़गान मुहाजिरीन की पाकिस्तान से वापसी के अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात, कशीदगी के बायस बंद तिजारती रूट्स को खोलने पर जोर, और मुबैना तौर पर अमरीकी ड्रोन्स के अफ़गान सरजमीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल का इशू शामिल था। बज़ाहिर ये मौक़िफ़ अफ़गान तालिबान की जानिब से असल इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश था। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा ने अपने रद्द अमल में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि एक तयशुदा दौरानिए के दौरान अफ़गान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर के ख़िलाफ़ ठोस कार्रवाई नहीं की, जबकि गुज़श्ता 4 साल में अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में नुमायाँ इजाफा हुआ, जिस पर पाकिस्तान ने हर बार तहम्मुल का मुजाहिरा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के बकौल तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासिर को पनाह देकर उनकी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया, और ये मसला इंसानी हमदर्दी का मामला नहीं। दूसरी जानिब तुर्किया में मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ईरान ने पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान क़यादत के दरमियान सालिसी की ऑफ़र कर दी है, और साथ ही अब ये इत्तलात भी आ रही हैं कि तुर्किया के वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं, ताकि अफ़गानिस्तान के साथ इंगेजमेंट का अमल आगे बढ़ाया जा सके। अब देखना यही है कि तालिबान क़यादत के मौजूदा तर्ज़ अमल के बायस मज़ीद बातचीत की गुंजाइश कितनी बची है, और आने वाले दिन इस तनाजुर में मौजूदा कशीदगी को मज़ीद कितना बढ़ा सकते हैं। इसी अहम इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार और साबिक़ निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। ये बताइएगा कि आपकी राय में पाकिस्तान और अफ़गान क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या बनी है?
देखें, पाकिस्तान ने एक ही पॉइंट रखा और बड़े फर्म तरीके से उसको फॉलो किया। सारे लॉजिकल उसके सॉल्यूशन दिए, फैक्ट्स एंड फिगर दिए, मेडिएटर्स को बिल्कुल कन्विंस किया, दे गॉट कन्विंस कि बिल्कुल पाकिस्तान का नुक्ता नज़र ठीक है। द इशू वाज हरदर्मी ऑफ अफगान तालिबान टीम। ना वो इंटरेस्टेड थे, ना वो तैयारी करके आए थे, और ना वो रिटर्न साइन करना चाहते थे। ठीक है। और सेकंड ये कि वो ऐसी बातें करते थे कि जी ये तो पाकिस्तान नहीं है, हमारे पास आगे रिफ्यूजी बैठे हुए हैं, इस तरह की बात करना। और वो बहाने बन, क्योंकि वी नो कि किस तरीके से इनका गठजोड़ आइडियोलॉजी एक है, उस पर लगे हुए थे। पाकिस्तान ने हमेशा अपना नुक्ता बताया बहुत अच्छे तरीके से, और मेडिएटर वर कन्फर्म्ड के पाकिस्तान का नुक्ता ठीक, इसलिए तुर्की की अभी टीम दोबारा पाकिस्तान आ भी रही है। ठीक है। सेकंड, पाकिस्तान ने हर दफा हाई मॉरल ग्राउंड पे बात की और पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात की, बिल्कुल, बिकॉज वी नो कि वी वर राइट। हमने और कोई बात नहीं की, हम वी वांटेड कि ये हर दफा पीस को चांस दिया कि शायद इनको अब समझ आ जाए, अब सेंस प्रिवेल कर ले। बट ये अफगान तालिबान रजीम इलीजिटिमेट गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल इंक्लूसिव नहीं है, एथनिक बैलेंस नहीं है। उसके बाद इनके देखें 4 साल में इन्होंने किसी दुनिया के मुल्क से सफारती ताल्लुकात कायम नहीं कर सके। इवन इंडिया से जिसके क्लोज हैं उन्होंने भी रखी ताल्लुकात। इससे सोचे ना ह्यूमन राइट्स वहाँ के कोई वो फॉलो करते हैं। आपने भी अभी ब्रिगेडियर साहब निशानदेही की है, इस पर एक सवाल मेरी तरफ से ले लीजिएगा कि जिस माइंडसेट के साथ तालिबान रजीम जो है और जो अफगान रजीम है वो मुज़ाकरात करने के लिए इस्तांबुल पहुंची थी, और जिस अंदाज में ये मुज़ाकरात हुए वो तो पाकिस्तान के खिलाफ एक चार्जशीट लेकर आए थे, तो इस अप्रोच और माइंडसेट के साथ क्या कोई भी इंगेजमेंट जो है वो किसी भी सूरत कामयाब होने का कोई इम्कान नजर आता है आपको? बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, बट वी वर स्टिल कीपिंग अ फिंगर क्रॉस कि शायद बात बन जाए। इसलिए देखिए, और फिर होता ही है कि जब भी आप मुज़ाकरात करते हैं उससे पहले आप एक वर्किंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं ताकि माहौल अच्छा हो, और उसमें आप कुछ चीज़ें गिव एंड टेक से मसला हल कर लेते हैं। यहाँ पर जब वहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, यहाँ ये फायरिंग करते थे, बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हैं, चमन बॉर्डर के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, खुद जब हम फायर करते थे, ये माहौल को स्पॉइल करता है। दे वर नॉट इंटरेस्टेड। इसके साथ अब हमें प्रॉब्लम क्या है कि हम अफगान अवाम को तकलीफ नहीं देना चाहते। बेचारों ने बड़ी मेजरीज की हैं, पिछले 3 दहाइयों से आप देखें वो क्या करते आ रहे हैं। उनके बच्चों ने एजुकेशन, खवातीन, उनके अवाम को तकलीफ। अब अगर हम उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद कर दें, वहाँ ट्रांजिट बंद कर दें, या आटा, चीनी और फर्टिलाइजर बंद कर दें, किसको कौन सफ़र करेगा? अफगान अवाम। हम नहीं चाहते ये, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं, ये लुटेरे हैं, इनको पैसा चाहिए, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। कुछ और इनको परवाह बिल्कुल। इसलिए मैं ये कहता हूँ अब बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, और जिस वक्त जो एकदम से जो है जब अफगान रजीम चेंज हुई थी और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर कितनी जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी, वहाँ पे इंसानी मसाइल जो है वो जन्म ले रहे थे, उसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, उनके लिए पैसे जमा किए जा रहे थे और उनको हेल्प आउट किया जा रहा था। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि अफगान तालिबान पाकिस्तान पर अफगान महाजरीन की वापसी में गैर शफाफियत का कभी इल्ज़ाम लगाते नज़र आते हैं, कभी महाजरीन की आड़ में दहशतगर्दों को अफगानिस्तान भेजने का मुज़िका खेज़ बयान जो है वो उनकी तरफ से और इल्ज़ामात जो हैं उनकी बौछार दिखाई देती है। तो ये भारतीय सरपरस्ती की तरफ इशारा नहीं करता तो और क्या करेगा? और फिर इस सूरत में आगे बढ़ने का क्या अमल हमें दिखाई देता है? देखिए, अब यही है ना कि आप एक हमारे हमसाया हैं, पाकिस्तान से आपके बॉर्डर मिलते हैं, परमानेंट बॉर्डर है, चेंज होने वाला नहीं है। हमारे आपसे दीनी ताल्लुक भी है, कल्चरल ताल्लुक भी है, दोनों तरफ पश्तून्स हैं, दोनों तरफ इंटर मैरिजेज हैं। हमारे पाकिस्तानी पश्तून जो उधर अफगान पश्तून्स हैं, दे डोंट रियलाइज कि इससे क्या तकालीफ होंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इनको कोई फिक्र नहीं जी। ये वो हिट एंड रन वाले लोग हैं, आए रेम्बुश किया भागे, इनको हुकूमत चलानी नहीं आती है। अब इसके बाद हमने अभी पूरा चांस दिया कि पीस को चांस दें हम, लेकिन व्हाट ऑल वी कैन डू। अभी भी स्टेज पर अभी देखें, अभी 1-2 दिन के अंदर आ रहे हैं, तुर्की की टीम आ रही है, बड़ा हाई डेलीगेशन, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके इंटीरियर, उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके इंटेलिजेंस चीफ आ रहे हैं और पाकिस्तान के साथ डिस्कस करेंगे। फिर दे माइट टॉक टू अफगान तालिबान रजीम।
ईरान ने पेशकश कर दी है फॉरन। पाकिस्तान तो पहले भी ईरान की भी सुन रहा था, तुर्की की भी सुन रहा था, और भी जो ममालिक सालसी के लिए किरदार अदा करे थे, चाहे कतर हो, उन सब की सुन रहा था। लेकिन ये ममालिक हमसे बात करेंगे, इनके वफूद यहाँ आएंगे, हमसे बात कर लेंगे, उसके बाद अफगानिस्तान जो है वो रिलायबल नहीं है। वो बात पे अगर आ भी जाता है, सुन भी लेता है, अगर वो एग्री भी कर लेता है, तो फिर उसकी रिलायबिलिटी जो है उसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। तो इस सूरत में क्या हमारे सालिस जो हैं वो इस सारे मामलात को समझते हैं इस अंदाज में? देखिए, वो समझते हैं तभी वो तुर्की की टीम आई है जी, कतर की टीम समझ रही थी। अभी भी जब ये आए यहाँ पर ज़ाहिर करके देन जमाइट को अगेन एक कोई सेशन चले। पाकिस्तान ने तो अभी भी कहा जब तक सीज़फायर टेम्परेरी मेंटेन है वी विल नॉट रिएक्ट, वी वांट के किसी तरीके से हो जाए, बिकॉज हमारे इंटरेस्ट में है। इंडिया विल बी मोस्ट हैप्पी अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लड़ाई होती है। अफगान तालिबान का अवाम का नुकसान होता है, अफगान तालिबान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर भी हमें तकलीफ होगी। हमारे साथ बड़े अच्छे रवाबत हैं इनके, इसलिए हम नहीं चाहते। लेकिन नोइंग कि हमारे पास अगर लास्ट होगी देन वी नो व्हाट ऑल वी कैन डू, हमारी कैपेबिलिटी कैपेसिटी। बट इसके अलावा भी हम कहेंगे चाइना ईरान अगर बैठ के भी सालिसी का किरदार करते हैं जिस तरह ईरान ने कहा, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। वी वांट कि लास्ट तक हमें कोई ये ना कहे कि पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की, क्योंकि इंडिया इज अ स्पॉइलर। इंडिया इज द वन जिसका एक खेल ही यही है कि वो लड़ाइयाँ कराए, प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करे, इधर हिंदुस्तान इधर खारिज उनको लेके चले। तो इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि ये अफगान अवाम तालिबान को समझ होना चाहिए आपका खैर ख्वाह कौन है। क्या हिंदू हो सकता है जो मुसलमानों का वहाँ पर जो जुल्म बर्बरीत कर रहा है, कश्मीरियों के साथ कर रहा है, हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है? आप कहते हैं मैं हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, तो फिर आप कौन सी इस्लाम की बात करते हैं? ये चीज़ इनको समझने की नहीं आ रही। अदरवाइज पाकिस्तान कैन प्ले हेल। अगर हम इतने बड़े इंडियन फोर्स को, एयरफोर्स को, फौज को, इतने बड़े मुल्क को 2 से 3 दिन के अंदर घुटने टेकने में मजबूर करके शिकस्त फाश दे सकते हैं, और अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है यस दे हैव डन इट, 8 जहाज भी गिरा दिए और ये कुछ कर दिया। तो अफगानिस्तान क्या है? नथिंग, ना फौज, ना ट्रेन फौज, ना उनके वेपन एमुनिशन, सिर्फ ये वो है बंच ऑफ जो इनके ये टेररिस्ट हैं जो आते हैं, फायर करते हैं, भाग जाते हैं। व्हेन वी हमने 22 पोस्टें कैसे कब्जा कर ली थी। सो दे शुड स्टिल अंडरस्टैंड कि वी कैन डू बट वी डोंट वांट इट। अदरवाइज तौर पर मैं वाकई जो डिफेंस मिनिस्टर का वाकई हम छुपते फिर रहे होंगे, लेकिन अफगान अवाम को तकलीफ होगी। तुर्किया के वजीर दाखिला, वजीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं। अभी आपने उनका जिक्र भी किया है। वो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस चीफ हैं और पाकिस्तान की जो क़यादत है उनके साथ बात करेंगे, लेकिन क्या पैरेलल अफगानिस्तान के साथ भी कोई ममालिक बात कर रहे होंगे जो उनको भी ये बात समझा रहे हों कि किस तरह से जो है वो मामलात को आगे लेकर बढ़ना है? देखिए, आई थिंक ईरान ने एक जो बात की है, ईरान ने सेट पाकिस्तान का बिल्कुल जो मौसम, तो ईरान शुड बी पैरेलल, बिकॉज ईरान का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान के अलावा वो है ईरान का, बिकॉज नॉर्दर्न कमांड, नॉर्दर्न जो एरियाज उनका है, जिसमें उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा, जिस सारे जितने आमिर शाह मसूद का बेटे हैं वो सब देर पार्ट, और वहाँ इनका कंट्रोल नहीं है। तो ये वो उनको कंट्रोल करके भी समझा सकते हैं, लेकिन मेक देम अंडरस्टैंड, बिकॉज देखेंगे अफगान तालिबान रजीम जो है ये सारे पश्तून हैं, 40-42% है, तो बाकी तो एथनिक बैलेंस है ही नहीं। और यहाँ पर सारे जो हमारे सदर्न साइड पे हैं, जहाँ आप ले कंधार, काबल ले लेगी, सारे पश्तून हैं, तो यहाँ पर इनका कंट्रोल है, लेकिन बाकी जगह पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये बहाना भी नहीं लगा सकते कि ये TTP हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये फर्ज है हमारे पास, हिंदुस्तान हमारे कंट्रोल में नहीं। सब कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी आइडियोलॉजी एक है, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इनका रहना जीना एक है। बट वन थिंग, आखिरी नोट पे ये बताइएगा कि 20 खारिज आज भी जहन्नुम वासिल किए हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तो ऐसी सूरत में जब एक तरफ दहशतगर्दी जारी है और जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल डेवलप हो गई है मुज़ाकरात को लेकर, तो आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं मुज़ाकरात का? देखें, अगर तो जिस तरीके से बातचीत हो रही है, पाकिस्तान बहुत तहम्मुल का मुजाहिरा रखता है। अगर टर्किश टीम आई है, उसके बाद ईरान ट्राई करता है, वी विल स्टिल वेट। लेकिन अगर जहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगी, वी विल गो फॉर इट। हम अब अगर क्रॉस बॉर्डर को वायलेशन होती है, वी विल नॉट वेट इट। हम उधर अपना ऑपरेशन रखेंगे, अगर मुज़ाकरात करने करते रहें, जब जहां कामयाब होंगे विल स्टॉप इट। So this is what is the policy, hard state, new normal. This is a Pakistan established here and we will ensure it is maintained properly.
बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे और कहना था कि अब न्यू नॉर्मल यही है कि मुज़ाकराती अमल जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। तुर्किया का एक आला सतह डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहा है, इसके साथ ईरान ने जो है वो अपनी सालसी की पेशकश की है। ये तमाम जो सालसी की पेशकशें हैं और मुज़ाकरात हैं अपनी जगह, लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से अगर कोई कार्रवाई होगी, पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये दो टोक मौक़िफ़ है पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ ही चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।